विश्व जनसंख्या संरचना वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर खंड अ अध्याय 4 अंक विभाजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 5 अंक का है। शैलीस इंटेलिजेंट क्लासेज आपका स्वागत करती है। ज्योग्राफी और एसएसटी सब्जेक्ट की वीडियो के लिए बनी रहिए हमारे साथ। तो हमारा खंड अ में यही पाठ हमने इसका उससे पहले वाली चैप्टर में कुछ क्वेश्चनों को क्लियर किया था और इसी पाठ से संबंधित जो और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम आपको विस्तृत चर्चा करके बताते हैं। तो देखिए, विश्व जनसंख्या संरचना की लिंगानुपात किसे कहते हैं। जी हाँ, कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विश्व के देशों का लिंगानुपात समझाइए। विश्व को लिंगानुपात के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, बहुत अलग अलग देशों में लिंगानुपात की दो ही परिभाषाएं हैं। भारत जैसे देश में लिंगानुपात की परिभाषा या लिंगानुपात का सूत्र, और विश्व के अलग अलग देशों में मैंने बोला अलग अलग परिभाषाएं हैं। भारत में लिंगानुपात का सूत्र कुछ इस प्रकार से है कि लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है वही लिंगानुपात की परिभाषा भी बन जाएगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कुल संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। यानी समझने वाली बात यह है कि इस तरह से समझें कि प्रति 1000 पुरुषों पर, जी हाँ, पुरुषों को आप नीचे लें और स्त्रियों की संख्या को आप ऊपर ले लें तो सूत्र इस प्रकार से बनेगा कि स्त्रियों की कुल जनसंख्या बटे पुरुषों की जो कुल जनसंख्या है और गुणा कर दें 1000 से, तो वो लिंगानुपात कहलाएगा। गणित में एक थ्योरी भी है कि गणित में लिखा गया सूत्र उसकी परिभाषा को भी व्यक्त करता है। तो भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000, और यदि इसकी थ्योरी हमें बताएं तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो कुल संख्या है वही लिंगानुपात कहलाती है। विश्व का लिंगानुपात इस समय 983 है, जो आपकी वर्तमान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में चल रहा है। हो सकता है ये बदल गया हो नए आंकड़ों में, लेकिन वर्तमान में आपकी किताब में यही चल रहा है, इसलिए यही पढ़ाया जा रहा है कि विश्व का लिंगानुपात भी पूछा जा सकता है, जो कि 983 है। और यदि लिंगानुपात के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो देखिए, मैं इससे पहले विभाजन के आधार से पहले महाद्वीपों का लिंगानुपात की चर्चा कर दूं कि विश्व का लिंगानुपात यहाँ 2015 की गणना दी हुई है। इसमें बताया गया है कि विश्व में प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या है या विश्व का लिंगानुपात है वो है 983। एशिया महाद्वीप का लिंगानुपात 964, अफ्रीका का 999, यूरोप का 1055, लैटिन अमेरिका का 1033, उत्तरी अमेरिका का 1029 और ओशेनिया का लिंगानुपात 1000 है। ये लिंगानुपात के आंकड़े हैं मित्रों, इन्हें याद कर लें क्योंकि इनसे संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगली चीज, लिंगानुपात को कितने भागों में बांटे। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिंगानुपात को 4 भागों में बांटा हुआ है। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, स्त्री अधिकता वाले देश, पुरुष अधिकता वाले देश और अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। अत्यधिक स्त्री की अधिकता यानी जिन देशों में 1050 से अधिक लिंगानुपात है वो अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देशों में आते हैं। जैसे यूरोपीय कंट्रीज है जहां स्त्रियों की जनसंख्या काफ़ी मात्रा में अधिक है, 1000 के आंकड़े से 1050 है। जैसे अमेरिका, कनाडा, ये वो देश हैं। जबकि स्त्री अधिकता यानी स्त्रियों की अधिकता तो है, लेकिन 1000 से 1050 के बीच में ही वहाँ स्त्रियों की अधिकता है। जैसे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया, कजाकिस्तान। जबकि पुरुष अधिकता वाले देशों में लिंगानुपात 950 से 1000 के मध्य है। और देशों के नाम पूछें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, दो देशों के नाम और इनका लिंगानुपात जरूर याद रखें कि कौन से देश के मध्य में कितना का रेशो निकल के आता है। जबकि भारत जिस कंट्री में हम रहते हैं वो अत्यधिक पुरुष अधिकता वाला देश है, जहां पे लिंगानुपात 950 से कम है। भारत अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों में आता है,
इसलिए ये पूछा भी जाता है कि भारत में अन्य देशों की तुलना में लिंगानुपात कम क्यों है। कारण ये भी है क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। भारत में स्त्रियों को उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं जितने कि उनको मिलने चाहिए। भारत की सामाजिक विश्वास, भारत का जो रीति रिवाज है वो कई कारणों से ग्रसित है। इसीलिए भारत में अन्य देशों की तुलना में लिंगानुपात कम है। तो ये चीज़ आपने यहाँ से क्लियर कर ली होगी। इसको पढ़ने का तरीका भी आपको आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ें कि विश्व की नगरीय जनसंख्या वितरण को समझाइए। जनसंख्या संरचना में ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि विश्व का कुल जनसंख्या का 50% से अधिक नगरों में निवास करता है। देखिए, आंकड़े जरूर याद रखें क्योंकि आंकड़ों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि नगरीय जनसंख्या की बात है तो विश्व में अब तक कुल 50% से अधिक लोग नगरों में रहते हैं। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में 38% जनसंख्या नगरों में निवास कर रही है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय महाद्वीपों में 78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। एक जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक नगरीय जनसंख्या 8 अरब तक बढ़ जाएगी और 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या नगरीय हो जाएगी। नगरीय जनसंख्या वितरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं मित्रों। उच्च नगरीय जनसंख्या, एक मध्यम नगरीय जनसंख्या और न्यून नगरीय जनसंख्या। यदि ये नगरीय जनसंख्या का वितरण का ग्राफ आपकी समझ में आ गया है, ये आंकड़े आपने लिख लिए हैं और समझ लिए हैं, तो इसके बाद में थोड़ा सा आगे और आपको बढ़ते हुए ले चलता हूं कि उच्च नगरीय जनसंख्या जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें भी आंकड़े ही आएंगे कि उच्च नगरीय जनसंख्या में विश्व का 60% से अधिक भाग अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, जापान, सिंगापुर, इन यूरोपीय महाद्वीपों में निवास करता है। 60% से अधिक भाग। जबकि जो मध्यम नगरीय जनसंख्या में विश्व का 40 से 60% भाग आता है, जिसमें कि देशों के नामों में चीन, इंडोनेशिया, मिस्र आते हैं। जबकि जो न्यून नगरीय जनसंख्या है वहाँ 40% से कम भाग नगरों में है और भारत और पाकिस्तान जिसमें कि हम आते हैं। साक्षरता के बाद में यदि ये पूछा जा सकता है कि साक्षरता दर से आशय क्या है, भारत में साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले या विश्व में साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो जिस साक्षरता दर की हम बात कर रहे हैं, देखा जाए तो साक्षरता दर एक प्रकार का एक मापक, एक प्रकार का पैमाना है जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग यदि अपने दैनिक जीवन में किसी भाषा को पढ़ लिख सकते हों, किसी एक भाषा को पढ़ लिख सकते हों, तो उसे हम साक्षर मान लेते हैं। इस साक्षरता का जो महत्व है वो भूगोल की दृष्टि से बताएं तो वैसे तो आप व्यावहारिक दृष्टि में आप देख ही रहे हैं कि साक्षर व्यक्ति का अपना ही महत्व है, लेकिन भूगोल की दृष्टि में साक्षरता का महत्व मानव विकास सूचकांक अर्थात जो 3 इंडेक्स आप फ्यूचर में या भूगोल की किताब में पढ़ते हैं कि मानव विकास सूचकांक में एक इंडेक्स है साक्षरता, एक इंडेक्स है स्वास्थ्य, एक घटक है इंडेक्स का मतलब। तो साक्षरता का जो महत्व है वो मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में, गरीबी उन्मूलन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझाने में, इन चीज़ों में होता है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थितियां, सरकार की वर्तमान नीतियां, ये सभी जो फैक्टफुल बातें हैं एक साक्षरता को प्रभावित कर रही हैं। विश्व में 100% साक्षरता वाले देश हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। 7 कंट्रीज हैं जो 100% साक्षर हैं, 100% साक्षर हैं, पूछे गए हैं कई एग्जाम में भी, कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी इस प्रकार से पूछा है। तो यहाँ से एग्जाम में ऐसे भी आता है कि साक्षरता को प्रभावित करने वाले 2 कारक बता दीजिए, साक्षरता वाले देशों के नाम बता दीजिए। तो आप पढ़े आसानी से, यदि वीडियो को आपने अच्छी प्रकार से सुना है, समझा है, बार बार रिवाइंड करके पढ़ें,
लिखें तो अच्छा, आपको किसी भी पासबुक की या किसी भी अलग टीचर को परेशान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज्ञान है मित्रों, जितना मिलेगा उतना कम है। जनसंख्या की व्यवसाय को वर्गीकरण कर दें। देखिए 4 प्रकार के व्यवसाय दिए हुए हैं आपकी किताब में कि प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें कि आप कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन आता है। यहाँ आखिट करना भी है, यहाँ थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, माफ़ कीजिएगा। द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण उद्योग, शक्ति उत्पादन की चीज़ें सम्मिलित होती हैं। जो फैक्ट्री में लगे हुए लोग हैं, विनिर्माण उद्योग, अर्थात प्राथमिक क्रिया से कोई चीज़ आपको प्राप्त होती है। जैसे गन्ना खेती से प्राप्त होता है, लेकिन गन्ने से जो चीनी बनाई जा रही है तो वो द्वितीयक व्यवसाय में शामिल होती है। जबकि जो तृतीयक व्यवसाय है उसमें परिवहन का उदाहरण दे सकते हैं, संचार का उदाहरण दे सकते हैं। और तृतीयक व्यवसाय को हम सेवा व्यवसाय भी कहते हैं। जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए व्यक्ति हैं, या फिर आप यूँ समझें कि टीचर एजुकेशन में लगा हुआ है, पुलिस वाला पुलिस डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, संचार वाला संचार डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, ये जितने भी सेवा करने वाले व्यक्ति हैं जो कि नौकरी के बदले आय प्राप्त कर रहे हैं या फिर इनकम ले रहे हैं, एक मंथली इनकम प्राप्त करते हैं, तो उस आपका तृतीयक व्यवसाय में आता है। चतुर्थक व्यवसाय में वैज्ञानिक अनुसंधान या शोध करने को शामिल किया गया है। विश्व के विकासशील देशों में द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। ध्यान रखिए कि दूसरी और तीसरी क्रिया में ही सर्वाधिक लोग लगे हुए हैं, जबकि जो अति विकसित देश हैं उनमें तृतीयक व्यवसाय में 40% तक कार्यशील जनसंख्या सक्रिय रहती है। जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों में 70% जनसंख्या इस व्यवसाय में ही लगी हुई है, जबकि चतुर्थक व्यवसाय में बहुत कम जनसंख्या है और इस व्यवसाय में या इस व्यवसाय को करने वालों की आय सर्वाधिक होती है चतुर्थक व्यवसाय की। तो ये आज का पूरा चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया जनसंख्या की व्यवसाय संरचना में। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बार बार रिवाइंड करके देखिए, आराम से सुनिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज।